Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 30 अगस्त 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तंजानिया को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए। ऑप्शन ए बोलता है प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन बी बोलता है प्रमोटिंग वेमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन बैकवर्ड एरियाज। ऑप्शन सी बोलता है प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। फिर उसके बाद ऑप्शन डी बोलता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ के अंदर में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। अगर आज आप लोग गूगल पर जाते हो और सर्च बॉक्स में यहाँ पे टाइप करते हो झारखंड न्यूज़ तो आपको इस प्रकार से बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल कल से लगातार पब्लिश हो रहे हैं। इनफैक्ट आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। और इनफैक्ट जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय पर भी ट्विटर पर ये वाला जो पूरा मुद्दा है वो ट्रेंड कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता चला है थोड़ा सा वेट करो, मैं आप लोग को ये पूरा का पूरा जो इशू है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप लोग को एक आर्टिकल दिख रहा होगा, स्कूल गर्ल्स सेट ऑन फायर बाय स्टॉकर डाइज, मैसिव प्रोटेस्ट इन झारखंड टाउन। झारखंड के अंदर स्कूल जाने वाली एक लड़की है जिसको एक लड़का उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जला देता है। तो यहाँ पे उस लड़के को स्टॉकर का नाम दिया गया है। स्टॉकर यहाँ पे अगर आप लोग इसका नाम देखोगे तो इस लड़के का नाम है शाहरुख हुसैन और जो लड़की है वो लड़की यहाँ पर आपको हिंदू देखने को मिलेगी। जैसे ये सब कुछ हुआ उसके बाद झारखंड के अंदर करंट टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। ये सारी बात झारखंड के दुमका वाले एरिया की है। और यहाँ पे देखो होता क्या है ना, जब इस लड़की को यहाँ पे जला देता है ये लड़का, फिर उसके बाद में इस लड़के को जब अरेस्ट किया जाता है तो कल ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है कि ये लड़का स्मर्क कर रहा होता है। स्मर्क मतलब यहाँ पर इस प्रकार से मुस्कुरा रहा होता है, हंस रहा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं जिससे लोगों के अंदर और काफ़ी गुस्सा बैठा है। लोग यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पर तुरंत जस्टिस होना भी चाहिए। जस्टिस जितना जल्दी हो जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर बेहतर रहने वाला है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कारण क्या था, इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। देखो यहाँ पे लड़की की डेथ हो गई है। लड़की का खाली कसूर इतना था कि इस लड़की ने इस लड़के का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया था। जैसा आप देख पा रहे होंगे इस लड़के को स्टॉकर के नाम से दिखाया जा रहा है। मतलब यही है कि वो इस लड़की का पीछा कर रहा था, लंबे समय से पीछा कर रहा था, परेशान कर रहा था। वही बेसिकली स्टॉकर की कैटेगरी में है और ये सारे बयान यहाँ पर खुद लड़की ने भी दिए हैं। और जिस दिन ये सब कुछ होता है उससे एक दिन पहले वो लड़की अपने पिताजी को सारी बातें बताती है। उसके फादर यहाँ पर बोलते हैं कि मैं आऊँगा नेक्स्ट डे पर और ये पूरे मामले को देखूँगा, इसको मैं यहाँ पर हैंडल करूँगा। लेकिन क्या होता है उसी रात को ये लड़का उस लड़की के रूम में जाकर पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। तो आई होप आप लोगों ने इसके बारे में कल पढ़ा ही होगा और सब कुछ समझ में भी आया होगा। अभी करेंट टाइम पर जो दुमका वाला एरिया है यहाँ पे हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हैं। सेक्शन 144 को इम्पोज कर रखा है क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है इससे ना बहुत सारे राइट्स वगैरह भड़क सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिलेगा। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर आने से पहले यार मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो आज काफ़ी लेट हो चुका है। लगभग अभी
वीडियो को रिकॉर्ड होते होते 5 मिनट के आसपास हो चुके हैं और अभी यहाँ पर 7:10 हो रहे हैं, जबकि इस समय तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इस समय अपलोडिंग पर लगा देता हूँ, तब जाके 7:30 तक अपलोड होता है। वैसे वीडियो का टाइम आपको 7:30 बजे देखने को मिलेगा, 7:30 तक अपलोड होता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, कोशिश करूँगा 8:10 तक 8:20 तक यहाँ पर ये अपलोड हो जाए। उसके पीछे का रीज़न आप देखो कि मतलब इसमें ना वीडियो के अंदर साउंड ही नहीं आ रहा था। ये मैंने कितने सारे रीटेक्स दिए हैं, आप लोग देखोगे 1 मिनट, फिर उसके बाद 3 मिनट, इनफैक्ट 10 मिनट का एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर मेरे मन में ऐसा जगा कि एक बार यार चेक कर लेते हैं साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, और भाई साहब मैंने चेक किया ना तो साउंड नहीं आ रहा था। और ये ऐसी 10 मिनट ना पूरे हो जाते, 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड होता, कोई साउंड नहीं आता। फिर आप देखोगे यहाँ पर फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, इस प्रकार से 5 मिनट का ये रहा वीडियो, फिर 2 मिनट, इस प्रकार से ना साउंड आ ही नहीं रहा था, मैं बार बार चेक कर रहा था। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, देखते हैं, ठीक है ना। आई होप साउंड रिकॉर्ड हो रहा हो, ऐसा ना हो कि परेशानी हो जाए। चलो देखते हैं, वो सब वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद पता चलेगा। और अगर नहीं होगा तो परेशान मत होना, किसी ना किसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल ही दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे, उसके बाद वीडियो डाल दूंगा मैं, अगर नहीं होता है रिकॉर्ड तो। वैसे अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि होना भी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर सकते हो। देखो क्या है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट। आर्टिकल की हेडिंग है वायलेंट क्राइम्स इन कंट्री बैक टू प्री कोविड लेवल, यानी कोरोना के समय से पहले की बात की जा रही है। कोरोना के टाइम से पहले की बात, वो टाइम पीरियड कौन सा था, 2019 का। उस समय पर जो क्राइम था ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही साल 2020 आता है, साल 2020 में हम लोग देख पाते हैं कि जो क्राइम है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में साल 2021 आया, चीज़ें सुधर चुकी हैं, और यहाँ पर जब चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने लगी कोरोना वाले मामले में, तो उसके बाद ये क्राइम वापस से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो यही यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बताया गया, उस रिपोर्ट को लेकर आया गया है एनसीआरबी के थ्रू। ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी कि कंट्री के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, उसको लेकर एक एनुअल रिपोर्ट यानी पूरे साल की रिपोर्ट लेकर आता है। तो साल 2019 के अंदर जो क्राइम्स तेज़ी से बढ़ रहे थे, साल 2020 में कम हुए, साल 2021 के अंदर वो वापस से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। अब क्राइम कौन कौन से बढ़ते हुए नज़र आए हैं, तो इन्होंने मेंशन किया, जैसे कि देखो ये जो हिंसक अपराध जैसे कि रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, बच्चों के प्रति एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचार हो गया, इस प्रकार की चीज़ें इंडिया के अंदर साल 2021 में वापस से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एनसीआरबी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी देता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया, जब हम लोग एक एक करके सारे केसेस को देखते हैं, तो सपोज़ यहाँ पर आप लो केस रेप का, तो रेप के मामले में साल 2019 में लगभग 32,000 के आसपास यहाँ पर केस निकल कर आए थे, और यही केस साल 2020 के अंदर, ये देखो ना, ध्यान से सुनना, ये साल 2019 में 32,000 के आसपास केस निकल कर आए थे। फिर साल 2020 में जो ये केस हैं रेप के, वो 28,000 के आसपास थे, और वही केसेस साल 2021 में वापस से बढ़कर 31,000 हो जाते हैं। यानी कि 2019 में जैसी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन वापस से लौटती हुई नज़र आ रही है। कोरोना से पहली जैसी सिचुएशन थी वापस से लौटती हुई आ रही है क्राइम के मामले में, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इतना समझ में आया। तो वो चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। अब रेप के अलावा बच्चों के प्रति कितने अत्याचार हुए, रॉबरीज वाले केस कितने निकल कर आए, किडनैपिंग के कितने केस निकल कर आए, वो अलग अलग यहाँ पर डेटा मेंशन किया गया है। अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, ओवरऑल एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना। बाकी इस आर्टिकल को आगे भी पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 2 पर और आगे भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स में कवर किया गया है। तो जो भी एडिशनल डेटा है वो मैं आगे धीरे धीरे ऐड करता हुआ चलूँगा, जो भी आज के न्यूज़पेपर में अवेलेबल होगा। अब करना क्या है, इतना आर्टिकल पढ़ने के बाद में ये तो हम लोग डायरेक्टली डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस वगैरह में, लेकिन दूसरी चीज़ इसी आर्टिकल में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ एनसीआरबी। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या है एनसीआरबी, आओ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो एनसीआरबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस बॉडी को सेटअप किया गया था 1986 में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये चीज़ें डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। तो इस बॉडी को बनाया गया था नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। और काम क्या है इसका, तो काम ये यही करता है कि इंडिया के अंदर क्राइम को लेकर रिपोर्ट्स को लेकर आता है, तो पूरे साल का जैसे डेटा है उसको एक स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में डिटेल से एनालिसिस करके हम लोग को देता है, जैसा कि अभी के टाइम पर ये डेटा आया है साल 2021 का। क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इस आर्टिकल के बाद नीचे आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलता है, ये वाला।
ये बेसिकली एक पिक्चर है, कभी कभी पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पिक्चर में क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो नीचे लिखा हुआ है सब कुछ। देखो बात की जा रही है जो पिक्चर है ना, ये है मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व का, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर एक छोटा सा हाथी था जो कि फंस गया था नदी में, उसको वहाँ से निकाला गया, उसको बचाया गया। तो बेसिकली ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कहाँ पे हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व चर्चा में आया है, पढ़ने का मौका मिला है तो पढ़ लो, क्योंकि इससे पहले काफ़ी टाइम हो चुका है ये न्यूज़ में आया हुआ। ठीक है ना। तो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व क्या है जान लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे जीएस पेपर नंबर 3 के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु के नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये टाइगर रिजर्व यहाँ पर लोकेटेड है लगभग 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। प्लस ये जो आपको रिजर्व देखने को मिलेगा मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व, ये बेसिकली हिस्सा है अलग अलग रिजर्व्स का। जैसे ये थोड़ा सा हिस्सा है नीलगिरिस बायोस्फीयर रिजर्व का, फिर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, बंदी नेशनल पार्क का, फिर उसके बंदीपुर नेशनल पार्क का, फिर उसके बाद में यहाँ पर मुकुर्ती नेशनल पार्क का। तो ये कुछ और भी हिस्सा है जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व है वो इसका पार्ट माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया साइज़ में काफ़ी बड़ा है, 3 राज्यों के अंदर ये मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये जो नाम है मुदुमुलाई, ये कैसे पड़ा, इसका मतलब होता है एंशिएंट हिल रेंज, पुराने ज़माने की यहाँ पर हिल रेंज कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये उतना ही पुराना भी है। लगभग 65 मिलियन ईयर्स आपको ये पुराना देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर फ्लोरा और फोना की बात की जाए, यानी कि इस मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखने जब हम लोग बात करते हैं फ्लोरा की, तो एलिफेंट ग्रास यानी कि बहुत ऊंची लंबी चौड़ी जो घासें हैं वो पाई जाती है। साथ ही साथ में बैम्बू वगैरह अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं, टीक है, रोज़वुड है, इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ फ्लोरा पाया जाता है। फोना की बात करें, जानवरों की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे टाइगर, एशियन एलिफेंट हो गया, उसके अलावा इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्वायरल, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, इस प्रकार से जानवर भी आपको मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों के अलावा, इन जानवरों के अलावा यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आपको बर्ड्स देखने को मिलती हैं। इस रिजर्व के अंदर लगभग 260 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं बर्ड्स की। इनफैक्ट कुछ रेयर बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं, मतलब कि ऐसी बर्ड्स जो कि बहुत कमी से नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया, मालाबार पेड हॉर्नबिल हो गया। तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स हैं जो बहुत कमी से देखने को मिलती हैं, वो भी मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिल जाती हैं। प्लस ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। इसके अलावा और कौन कौन से टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, तो वो है अनामलाई टाइगर रिजर्व, कालाकड़, मंदुथुराई टाइगर रिजर्व, उसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ डेटा था जो ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो उन क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ हम लोग को कॉमन नज़र आई है कि जब भी किसी टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आया है ना, तो उसकी डायरेक्टली लोकेशन पूछी गई है। कभी मैचिंग करवाने के लिए पूछ लिया गया, कभी डायरेक्टली लोकेशन पूछ ली गई है। तो आप लोग इसका लोकेशन जो है वो ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर आने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको दबा देना। आज वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है तो आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा। 5K प्लस लाइक्स आप लोगों को पहुंचाने हैं। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा पेज नंबर 1 पर ही एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। अभी क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं, बाढ़ आई हुई है, आपको फ्लड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इस फ्लड्स की वजह से करोड़ों लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वापस से रीस्टोर हो जाए। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपना दुख प्रकट किया है जिन भी लोगों की जान गई है, जो भी विक्टिम्स आज के टाइम पर पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे इस बाढ़ की वजह से, उनके प्रति। तो ये सब कुछ तो हुआ, ये हमारे पीएम ने अपने दुख दिखाए। साथ ही साथ में यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो जो व्यापार है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये 3 साल से बैन है। क्योंकि आपको पता होगा 2019 के अंदर जब आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया था, उससे पाकिस्तान काफ़ी नाराज़ हुआ और यहाँ पे इन्होंने जो व्यापार वगैरह वो पूरी तरह से बैन कर दिया था। व्यापार वगैरह इतना हो नहीं रहा था। अब क्या यहाँ पर देखो इस बाढ़ की वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। हालात बुरे होने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो वापस से कंटिन्यू हो सकता है, वापस से व्यापार स्टार्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा कुछ भी ऐसी खास बातें नहीं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
अभी मैंने आप लोग को पेज नंबर 1 पर जो क्राइम वाला डेटा है कि कोविड से जो पहले जिस प्रकार से क्राइम बढ़ा करता था वैसा दोबारा से हो रहा है, अभी मैंने आपको ये डेटा बताया था। वैसे ही आपको सिमिलर उसी से रिलेटेड आपको एक आर्टिकल ये भी देखने को मिलेगा। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इसी ने यहाँ पर एक चीज़ और बताया है। वो ये बताया है कि दिल्ली एक मोस्ट अनसेफ मेट्रो आपको एरिया देखने को मिलेगा विमेन के लिए, यानी कि विमेन के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो जगह है वो आपको दिल्ली देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। क्योंकि ये कुछ डेटा को देखकर बोला जा रहा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखकर बोला जा रहा है। वो स्टैटिस्टिक्स क्या है? जब आप लोग देखोगे बच्चों के प्रति जो क्राइम हो रहा है दिल्ली के अंदर में 2019 में जितना हो रहा था, फिर 2020 में ये कम हुआ, 2021 के अंदर वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर वुमेन के प्रति जो क्राइम हो रहा है 2019 में 12,000 के आसपास यहाँ पर केसेस देखने को मिले हैं, 2020 में कम हुआ कोविड की वजह से, फिर 2021 में ये वापस से इंक्रीज़ हो चुका है। ऐसे यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनके प्रति भी आपको ये अपराध देखने को मिलेगा, बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट जो आईपीसी क्राइम्स यानी इंडियन पीनल कोड के अंदर जो भी क्राइम्स आपको देखने को मिलेंगे वो अपराध भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। देख पाओगे 2019 के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, 2020 में मामला थमा था कोविड की वजह से, लेकिन 2021 में वापस से सिचुएशन बेकार होती हुई नज़र आई है। इसमें दिल्ली जो है टॉप नंबर पर है, जहाँ पर वेमेंस जो है ना वो सबसे ज़्यादा अनसेफ कैटेगरी में रखी गई हैं। फिर उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक और डेटा कंबाइन करके बताता हूँ जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था कि हम लोगों ने कोविड के समय पर ऐसा देखा कि जो कंप्लेंट्स हैं यानी क्राइम की जो कंप्लेंट्स, अपराध की जो कंप्लेंट्स हैं वेमेन के अगेंस्ट में वो बढ़ती हुई नज़र आई हैं। मतलब बहुत सारी महिलाओं ने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है कोविड के समय पर, और ये जो कंप्लेंट है इनके अंदर एक बहुत बड़ा बढ़ावा देखने को मिला है क्योंकि उनके प्रति अत्याचार हो रहा होगा, इस वजह से वो जो कंप्लेंट है वो बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसा खुद यहाँ पर NCW ने एक रिपोर्ट दिया था। ये NCRB है, ये अलग है, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग बताया। ये NCW है, ये है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, जो कि महिलाओं के लिए काम करता है, महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए काम करता है। तो NCW ने भी यहाँ पर देखा कि कोविड के समय पर जो कंप्लेंट्स हैं अगेंस्ट द वेमेन वो इंक्रीज़ हुई है, 46% से बढ़ावा देखने को मिला है। NCW क्या है? तो एक स्टैचुरी बॉडी है, ध्यान रखना 1992 में इसको सेटअप किया गया था ताकि वेमेन को हम लोग एक तरीके से जो जस्टिस है वो हम लोग दे सकें, प्लस वेमेन को इक्वालिटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ा सकें, वेमेन का भी एक इक्वल पार्टिसिपेशन हम लोग लेकर आ सकें। वो बेसिकली यहाँ पर पर्पज़ है NCW का। तो उन्होंने बताया जो कंप्लेंट्स हैं वो कौन कौन सी इंक्रीज़ हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस की यानी घरेलू हिंसा हो रही है, हैरेसमेंट किया जा रहा है वेमेन को, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो रेप हो गया, उसके बाद अटेम्प्ट टू रेप हो गया, साइबर क्राइम हो गया, मोलेस्टेशन हो गया। इस प्रकार के काफ़ी सारे केसेस जो है ना वेमेन के प्रति देखने को मिले हैं। बेसिकली इन्हीं केसेस के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। स्टेट वाइज अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश टॉप पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो हैं वो वेमेन के अगेंस्ट में दर्ज करवाई गई हैं। तो एक अलग से डेटा मैंने यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया, ध्यान रखना। तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट हो जाएगा। अगर मान लो एसए के अंदर भी कोई टॉपिक आता है इस प्रकार से, ठीक है ना, वेमेन को लेकर कोई भी टॉपिक आता है तो आप डायरेक्टली ये वाला डेटा चेप सकते हो। डायरेक्टली NCRB का नाम लिखकर डायरेक्टली ये मेंशन कर सकते हो, ये रहा डेटा। दिल्ली का एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे सकते हो, उसके बाद NCW का नाम लिखकर ये वाला डेटा दे सकते हो जो कि मैंने भी आपको दिया, ठीक है ना। तो मेक श्योर करना इसको अपने पास में नोट्स में ऐड कर लेना। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, जो चाइना के सोल्जर्स आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने क्या किया, इंडिया के ग्रेजियर्स को लद्दाख में रोक दिया। चाइनीज़ ट्रूप्स स्टॉप ग्रेजियर्स इन लद्दाख। ग्रेजियर्स कौन होते हैं? यानी जो चारवाहे होते हैं, अपनी गाय भैंस जो बकरी वगैरह चरा रहे हैं, वो जो चारवाहे होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो इंडियन ग्रेजियर्स हैं उनको चाइनीज़ आर्मी ने डेमचोक वाले एरिया पर 21 अगस्त को रोक दिया था, आगे नहीं जाने दिया, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स ने हम लोग को बताया। ये बात हम लोगों को थोड़े दिनों बाद यहाँ पे पता चलती है क्योंकि आज 30 अगस्त है। ये जो बात है ये सारी की सारी 21 अगस्त की है। तो आज यहाँ पर न्यूज़पेपर इस चीज़ को पब्लिश करता है और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि चाइना बोलता है कि देखो ये वाला जो प्लेस है ना ये हमारा प्लेस है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। हालांकि यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, जैसा कि साल 2020 में गलवान वैली में इंसिडेंट हो गया था जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, वैसा कुछ आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी टकरार नहीं हुई थी और ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लस यहाँ पे देखोगे ना तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशंस को इम्प्रूव कर सके, लेकिन चाइना की कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं कि रिलेशंस इम्प्रूव होने पर आ ही नहीं रहे। साल 2020 से ये रिलेशन ख़राब होते चले गए और आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं पिछले कुछ टाइम पे बहुत कोशिश करी गई इन रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए,
क्योंकि ये सारी बात यहाँ पर जो जड़ है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस LAC पर ही यहाँ पर ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में कितने सारे कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, 16 मीटिंग हो चुकी है, 16 राउंड ऑफ मीटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद भी कोई प्रॉपर यहाँ पर सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है। हालांकि कुछ एरिया में सोल्यूशन निकाला भी है, कुछ एरिया में आपको डिसएंगेजमेंट देखने को मिलेगा, जैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हो गया, हॉट स्प्रिंग एरिया होगा, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं, जैसे कि डेमचोक वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, देपसांग वाला एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट बाकी है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि अभी देखो क्या है ना, आपको इस पर्टिकुलर एरिया पर, बॉर्डर वाले एरिया पर, यहाँ पर इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आमने सामने खड़े हुए देखने को मिलेंगे। अब डिसएंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडियन सोल्जर्स भी पीछे चले जाएं और चाइना के ट्रूप्स यहाँ पर पीछे चले जाएं, इस एरिया को यहाँ पर खाली कर दें, जिससे कि कोई डिस्प्यूट बनने के चांसेस ना रहें। तो वो डिसएंगेजमेंट काफ़ी सारी जगह पर किया गया, लेकिन अभी भी कुछ जगह है जहाँ पर डिसएंगेजमेंट करना बाकी है, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जाता है। वैसे ओवरऑल जब आप लोग देखोगे ना, तो इंडिया और चाइना के बीच में कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट रहता है, तो ये कुछ एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये तो अक्साई चीन वाला हिस्सा हो गया, अक्साई चीन वाला हिस्सा जो कि चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में लगभग 545 किलोमीटर्स इतने एरिया में यहाँ पर डिस्प्यूट बना रहता है। फिर बॉर्डर पर अगर हम लोग बात करें तो एक जगह मतलब इंडिया और चाइना बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। अब होता क्या है, इस बॉर्डर पर 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर विवाद बना रहता है। एक तो नंबर 1 जगह ये हो गई, दूसरी ये रही, और तीसरा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देख पाते हैं। ये कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ आपको नज़र आते हैं। रिसेंटली यहाँ पर जो ये गलवान वैली है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, 14 है, यानी कि हॉट स्प्रिंग और ये गलवान वैली वाला रीजन, यहाँ पर ये आपको LAC पर देखने को मिलेगा। इन एरियाज़ में हम लोगों ने थोड़ा शांति को बनाया, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ बाकी हैं जहाँ पर शांति बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर एरियाज़ आते हैं डेमचोक वाला, यानी ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, देपसंग वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर शांति बनाना थोड़ा सा बाकी है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है ना। तो ये जो भी इंसिडेंट हुआ कि चारवाई को आगे जाने नहीं दिया, इससे कोई भी विवाद नहीं हुआ है, मामला शांत है, ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया जाता है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो फार्मा बॉडी है, यानी जो हमारा फार्मा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दवाइयों वाला सेक्टर, इसने क्या किया, एक नया ऐप को लॉन्च कर दिया है। और वो जो नया ऐप है वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में बिजनेस ऑपरेशंस को और ज़्यादा आसान कर देगा। तो बेसिकली बात की जा रही है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की, जिसको हम लोग NPAA के नाम से जानते हैं। तो ये जो बॉडी है ना, ये काम करती है ताकि हमारा जो पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको रेगुलेट किया जा सके। प्लस अभी इस बॉडी को काफ़ी समय हो चुका है। प्लस यहाँ पर देखो, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मांदेवा साहब, इनका कहना यहाँ पर यह है कि ये बॉडी अच्छी तरीके से काम कर रही है, और आज के टाइम पर हम लोग इंश्योर कर पा रहे हैं कि लोगों को एक अच्छा हेल्थ दें। और हमारा गोल भी यही है कि हम लोगों को क्या कर सकें, लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर सकें, लोगों की एक अच्छी हेल्थ हम लोग देख सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक ऐप सोल्यूशन लेकर आया गया है। तो अभी क्या हुआ, एक इवेंट रखा गया और उस इवेंट के अंदर उद्घाटन किया जाता है एक ऐप का, फार्मास्यूटिकल डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट 2.0। साथ ही साथ में जो यहाँ पर फार्मा सही दाम 2.0, ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करे गए। ये 2 मोबाइल एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करे गए। इन मोबाइल एप्लीकेशंस का काम क्या होगा, इनका काम यहाँ पर यह होगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर बिजनेस करना और ज़्यादा आसान बनाया जाए। प्लस यहाँ पर ये काम होगा, अब ये आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे बिजनेस करना आसान हो सकता है। तो इस ऐप के थ्रू क्या होगा, ये क्या करेगी ना, एक सिंगल विंडो आपको प्रोवाइड करवाएगी। मतलब कि देखो, अगर क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से संबंधित बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, बहुत सारे फॉर्म्स का सबमिशन वगैरह चाहिए होगा, सब जगह अलग अलग जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन ये जो ऐप है क्या करेगा, आपको सिंगल विंडो प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि जो अलग अलग फॉर्म्स चाहिए होते हैं ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर में आपको फार्मा से संबंधित बिजनेस करने के लिए, तो वो सारे फॉर्म एक ही जगह पे आप सबमिट कर सकते हो। जगह जगह से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जगह जगह जब भागना पड़ता है ना, तो इंसान यहाँ पे फिर उसको करना नहीं चाहता। तो उन सब की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पर आप सब कुछ सबमिट कर सकते हो और सभी एक ही जगह पर घर पर बैठे बैठा सब कुछ काम यहाँ पर हो सकता है।
तो इससे क्या होगा, जो फार्मा सेक्टर है उसके अंदर बिजनेस जो है वो प्रमोट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में इस एप्लीकेशन के अंदर एक चीज़ ऐड करी गई है, एक वर्जन ऐड कर दिया गया है, वो है कंप्लेंट हैंडलिंग मॉड्यूल। कंप्लेंट हैंडलिंग मॉड्यूल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी कंज्यूमर होंगे वो अपनी कंप्लेंट्स भी उठा सकेंगे, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर कंप्लेंट्स होंगी उनकी वो भी रजिस्टर करवा सकेंगे और उनकी कंप्लेंट्स आराम से रजिस्टर हो पाएंगी, उनके लिए भी आसान हो जाएगा, ताकि वो कोई भी इशू होता है तो वो यहाँ पर हम लोगों को बता सकें। ये जो ऐप है ये दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी एप्पल के लिए, iOS के लिए और साथ ही साथ में एंड्रॉयड वर्जन्स दोनों के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली ऐप सोल्यूशन लेकर आया जा रहा है जो कि हमारे बिजनेस सेक्टर को और ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगा, खासकर फार्मा वाले एरिया में ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई आर्टिकल की। इस आर्टिकल का जो बैकग्राउंड है वो आपको ये पढ़ना है कि आखिरकार हमारे कंट्री में फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर किस प्रकार से हेल्थ देखने को मिलता है, यानी कि आप कह सकते हो इंडियन फार्मा सेक्टर का स्टेटस आपको क्या देखने को मिलेगा। आओ एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं, इसको आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत एक सबसे बड़ा प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग का। जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं इसमें इंडिया बहुत आगे है, दुनिया भर में हम लोग टॉप करते हैं जेनरिक दवाइयों के मामले में। अच्छा, पहला क्वेश्चन, ये जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, हमने सुना तो काफ़ी बार है। देखो, जेनरिक मेडिसिन वो दवाइयाँ होती हैं जिनमें जो पहले पेटेंट हुआ करता था वो एक्सपायर हो चुका है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक बड़ी कंपनी है, बाहर की कोई कंपनी है, उसने इस दवाई को बनाया था, इस ड्रग को बनाया था, और बनाने के बाद में इसने ओरिजिनली बनाया और उसके बाद पेटेंट ले लिया, यानी कॉपीराइट ले लिया कि अब कोई इसको कॉपी नहीं करेगा। और सपोज़ यहाँ पर इस दवाई को यहाँ पर 10 साल के लिए इसके ऊपर पेटेंट लिया गया कि 10 साल तक कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ पर इसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 साल पूरे हो गए, इसका जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो गया। अब क्या ये फ्री है, यानी इस दवाई को कॉपी करके बनाया जा सकता है। तो वही बेसिकली एक जेनरिक ड्रग होती है, यानी कि जिसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो जेनरिक ड्रग क्या है, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस वगैरह बिल्कुल सेम होता है जैसे ओरिजिनल दवाई के अंदर हुआ करता था। बट है क्या, ओरिजिनल वाली दवाई के ऊपर पेटेंट लिया गया था, लेकिन वो पेटेंट जैसे ही एक्सपायर हो गया। अब एक्सपायर होने के बाद में हम कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सिमिलर दवाई बना सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर केमिकल सब्सटेंस के थ्रू। बस खाली चेंज क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग करने का थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया, ठीक है, उसका कलर चेंज कर दिया, सफ़ेद कलर की गोली थी येलो कलर की कर दी गई, है ना। टेस्ट थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया, टेस्ट मतलब के अंदर कुछ चेंज कर दिया, पैकेजिंग के अंदर कुछ चेंज कर दिया, वो यहाँ पर पत्ते में था उसको डब्बे में कर दिया। तो बस खाली इतने से चेंजेस हम लोग कर देते हैं, तो वो बेसिकली जेनरिक ड्रग कहलाती है। मतलब किसी दूसरी कंपनी ने ओरिजिनली यहाँ पर उस ड्रग को बनाया था, अब हुआ क्या, पेटेंट लिया था उन्होंने, पेटेंट एक्सपायर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी ड्रग के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसकी पैकेजिंग के अंदर, कलर के अंदर कुछ चेंजेस करने के बाद में सब्सटेंस वगैरह बिल्कुल सेम रहता है। चेंजेस करने के बाद में हम लोग उसको जेनरिक ड्रग की तरह बेचते हैं। इसी वजह से ये काफ़ी सस्ती भी बिकती है, क्योंकि जो ओरिजिनल अगर लोगे ना, ओरिजिनल ब्रांड वाली जिसके ऊपर पेटेंट वगैरह होगा, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा जेनरिक ड्रग कितनी ज़्यादा आपको सस्ती देखने को मिल जाती है इंडिया के अंदर में। तो इंडिया जो है एक सबसे बड़ा प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग्स का, दुनिया भर में हम लोग ये जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं। इनफैक्ट दुनिया भर में जहाँ पर डिमांड रहती है इन दवाइयों की, हम लोग पूरी करते हैं इस पूरी डिमांड को। इनफैक्ट यूके तक की यहाँ पर इन मेडिसिन की डिमांड को हम पूरा करते हैं। इस प्रकार से हम लोग जेनरिक मेडिसिन के अंदर इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है ना, वो आज के टाइम पर 40 बिलियन US डॉलर्स के आसपास देखने को मिलेगा। जो फार्मा कंपनीज़ हैं आज के टाइम पर, वो लगभग 20 बिलियन डॉलर्स तक का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट वगैरह करती हैं, ठीक है ना। तो अभी करेंट टाइम पे हमारा फोकस ये है कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ा सकें। भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और वैल्यू के मामले में 14वें नंबर पर आते हैं। इंडिया जो है, इंडिया के पास में जब आप लोग देखोगे तो जितना दुनिया भर में मार्केट है जेनरिक ड्रग का, उसका 30% मार्केट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि इस मामले में जो जेनरिक ड्रग का मामला है, इसमें हम लोग कितना आगे हैं। प्लस यहाँ पर बताया गया जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 का, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, उसको आने वाले 10 सालों में हम लोग 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। खासकर फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात की जा रही है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ छोटी सी बात थी जिसको यहाँ पर ध्यान रख सकते हो और कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ वर्ल्ड पेज पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, IAEA टीम हेड टू ज़ैपोरिज़िया प्लांट। ज़ैपोरिज़िया प्लांट क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पर है, यूक्रेन में आपको ये देखने को मिलेगा। ये बात आपको पता है। ये प्लांट चर्चा में इसलिए क्योंकि इसके आसपास बम्बार्डिंग करी गई, जो कि यहाँ पर दुनिया भर के लिए कंसर्न यहाँ पर यह बना क्योंकि अगर इस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ होती है, इससे न्यूक्लियर डिजास्टर होगा
और न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से यूक्रेन को बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत टाइम से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ज़ैपोरिज़िया प्लांट के बारे में। अब इसी पूरे प्रोसेस के लिए जो IAEA की टीम है, दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसकी जो टीम है ना वो पहुँचती है ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर। यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर जाएंगे और थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह करेंगे। तो जो टीम है UN न्यूक्लियर वॉचडॉग की, ये मंडे में आप कह सकते हो एक इनफैक्ट पहुँच चुकी है यूक्रेन के अंदर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर। और एजेंसी के चीफ का कहना यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो ये भी विवाद हुआ है, यहाँ पे जो बॉम्बार्डिंग करी है, बॉम्बार्डिंग करने से बस खाली डर यह है कि इसमें से रेडिएशन भी निकल सकता है। और जैसे ही रेडिएशन निकला, समझ लेना यहाँ पर फिर हालत ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर रेडिएशन इतना खतरनाक रेडिएशन है कि इंसान को आसपास मार देगा। आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी के बारे में, जहाँ पर ये न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग करी गई थी। तो ये सभी लोगों के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है। इनफैक्ट यूक्रेन के अंदर जिस एरिया में ये रेडिएशन निकल जाए या डिज़ास्टर हो जाए, तो ये एरिया बंजर रहेगा कई सालों तक। इनफैक्ट यहाँ पर तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी को टैकल करने के लिए जो IAEA है ये पहुँचा है ज़ैपोरिज़िया प्लांट के ऊपर, ठीक है ना। इनका कहना यह है कि हम लोगों को इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ज़ैपोरिज़िया प्लांट जो है ना, ये यूरोप का एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा। तो उसकी सिक्योरिटी सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सभी लोगों की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये बात यहाँ पे बताई गई। अब इस आर्टिकल में से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, वो है IAEA। ये क्या है इसको थोड़ा सा जान लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको हम लोग जानते हैं वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से भी। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये ध्यान रखना है। इसको बनाया गया है 1957 में। काम क्या है कि इस चीज़ को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलती हैं, इसको रेगुलेट करने का ये काम करता है। तो IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के वीना में देखने को मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलती हैं, इसका शांतिपूर्वक इस्तेमाल किया जाए, सिक्योरिटी यहाँ पर ध्यान में रखी जाए, शांति से यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सके, सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ों को बोलता है। यानी जब भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीसफुलनेस, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलने वाली है माइनॉरिटीज़ के बारे में। मतलब एक बहुत अच्छा रेलेवेंट डेटा मैं आपको देने वाला हूँ। तो सरकार ने अभी थोड़ा सा टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि भैया हमें अभी थोड़ा सा बातचीत करनी है और उसके बाद ही हम लोग आपको कुछ बता पाएंगे कि मतलब देखो ये मुद्दा क्या है ना। ये मुद्दा है जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस देने का। रिलीजियस कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी स्टेटस देने का। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक यहाँ पर कहलाने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें हिंदूज़ को भी इंक्लूड किया गया है। ये मुद्दा क्या मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आप कन्फ्यूज आ गए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो मुद्दा यह है कि रिसेंट टाइम पे आप लोग देखोगे जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, ये कुछ ऐसे एरियाज़ आपको, कुछ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, मतलब 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी जो है ना वो हिंदूज़ हैं। ओवरऑल जब आप लोग इंडिया में देखोगे तो हिंदूज़ की माइनॉरिटी नहीं है। ओवरऑल पूरे भारत में 79% के आसपास आपको हिंदूज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन पूरे भारत में कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, अल्पसंख्यक है, वहाँ पर संख्या हमारी बहुत कम है, हिंदूज़ की संख्या बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर संख्या कम है, तो क्या हुआ, ये लोग ना अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो इन लोगों ने रिसेंटली यहाँ पर एक पिटीशन डाला और बोला कि देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हिंदूज़ की संख्या बहुत कम है, वो माइनॉरिटीज़ के अंदर में, तो उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि माइनॉरिटी अगर वो डिक्लेयर होंगे तो उसके बाद उनको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल पाएंगे अलग अलग चीज़ों के। वो बेनिफिट क्या होंगे मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये मुद्दा यहाँ पे पिछले कुछ समय से चल रहा था। तो इसी पूरे प्रॉब्लम को देखते हुए होता यह है कि 25 मार्च की बात है, वहाँ पे हमारी सरकार, खासकर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जो कि हमारी माइनॉरिटी को हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उसको बोलते हैं। तो इस मिनिस्ट्री ने 25 मार्च को क्या किया, इसने बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंटर और स्टेट दोनों के पास में कंकरेंट पावर है। कंकरेंट पावर कौन सी होती है, देखो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स आते हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो इस मिनिस्ट्री ने बोला
कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास में, दोनों के पास में पावर है कि वो किसी भी माइनॉरिटीज़ को नोटिफाई कर सकते हैं, यानी किसी भी राज्य में बता सकते हैं कि हाँ कौन सी माइनॉरिटी है, किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का रिकग्निशन दे सकते हैं। तो ये पावर सेंटर स्टेट के पास में देखने को मिलेगी, ऐसा खुद मिनिस्ट्री ने बोला था 25 मार्च को। लेकिन कुछ टाइम बाद ये मिनिस्ट्री अपनी बात से पलट जाती है। फिर उसके बाद 2 महीने बाद ही मिनिस्ट्री क्या बोलती है कि जो भी पावर्स होंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी को नोटिफाई करने की, वो पावर्स केवल और केवल केंद्र सरकार के पास में होंगी, ऐसा यहाँ पर ये मिनिस्ट्री बोलती है। तो ये मुद्दा लगातार चल रहा है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे पिटीशंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली कोर्ट का कहना यह है कि भैया आप फाइनल यहाँ पर बताओ। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम लोग थोड़ा सा कंसल्टेशन करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल थोड़ा चर्चा में आ सकता है, ऐसे आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपना जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी काफ़ी सारे राज्यों की साइड से जवाब नहीं आया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उसके बाद यहाँ पर इनकी भी बातचीत, मतलब इनके भी जो कमेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं, इनके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इनके कमेंट्स वगैरह भी आता है, इनकी राय भी आती हैं। उसके बाद जो केंद्र सरकार है वो अपना यहाँ पर बताएगी कुछ भी, जो भी डिसीजन होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो 10 राज्य या यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिल रही हैं ना, यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी के दर्जा देने के लिए ये जो पावर्स हैं वो किसके पास में होंगी, वो सारी बातें यहाँ पर अभी चल रही हैं। और फिर उसके बाद में आपको ये आने वाले टाइम पर ये आर्टिकल वापस से न्यूज़ में देखने को मिलेगा। अब इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग कवर करते हैं, माइनॉरिटी के बारे में जानते हैं। मतलब इस आर्टिकल का थोड़ा सी और बैकग्राउंड वाली इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन की सुनवाई कर रहा था, एक याचिका की सुनवाई कर रहा था। और यहाँ पर उसकी सुनवाई करते करते ये बोलता है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है ना, किसी भी रिलीजन को माइनॉरिटी स्टेटस देना है, तो बेसिकली वो जो बात है वो स्टेट डिपेंडेंट है, यानी कि सरकार के ऊपर है। सरकार यहाँ पर डिसाइड कर सकती है जिसको भी यहाँ पर माइनॉरिटी नोटिफाई करना हो, वो सरकार के ऊपर है, ऐसा हमें बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कंप्लेंट बहुत सारी दर्ज करवाई जा रही है और बताया जा रहा है कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, लद्दाख है, मिज़ोरम है, लक्षद्वीप है, कश्मीर है, पंजाब है, ये कुछ ऐसे एरिया हैं यहाँ पर जो जुदाइज़म है, बाहिज़म है, हिंदुइज़म है, ये रियल माइनॉरिटीज़ हैं। यानी माइनॉरिटी यहाँ पर आपको ये वाली कम्युनिटी देखने को मिलेगी। अब माइनॉरिटी होने के बावजूद भी ये लोग अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नहीं बना पा रहे हैं, उसको नहीं चला पा रहे हैं अपने चॉइस की वजह से। क्यों नहीं चला पा रहे हैं? क्योंकि इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्योंकि अगर इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया जाता तो इनको ये पावर मिल जाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह को चला सकते थे, जो कि हमारे संविधान में मेंशन है। देखना, ध्यान से बात करना, जो संविधान है ना, संविधान में माइनॉरिटी वर्ड के बारे में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन माइनॉरिटी को मतलब क्या क्या हो सकता है वो सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन माइनॉरिटी वर्ड के बारे में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया संविधान में। ये आपको ध्यान में रखना है, जो वर्ड है ये, इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लोग थे, इन्होंने एक तरीके से मांग करी कि देखो, जब तक हम लोगों को माइनॉरिटी का आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नहीं चला पाएंगे। तो इन लोगों ने मांग करी है कि बिल्कुल हम लोगों को भी, यानी कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर हिंदूज आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, उनको भी माइनॉरिटी का टैग मिलना चाहिए, माइनॉरिटी का रिकग्निशन मिलना चाहिए, जिसके बेसिस पर उनको भी बेनिफिट्स मिल पाएँ जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मिल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। अब इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट ये बोलता है, सही बात है, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन जो है वो माइनॉरिटी हो सकता है किसी भी राज्य के अंदर। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के अंदर एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी माइनॉरिटी है, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पर देखो, महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं, तो एक मराठी है, मराठी यहाँ पर महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्य में माइनॉरिटी के अंदर हो सकता है। यानी महाराष्ट्र के अंदर तो मराठी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरे राज्य में मराठी हो सकता है कम हो, तो वो बेसिकली माइनॉरिटी हो सकता है। मतलब माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कहना है। सिमिलरली यहाँ पर बात करें कनाडा की, तो कनाडा वाले जो बोलने वाले जो लोग हैं ना, कनाडा बोलने वाले लोग, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कर्नाटका के बाद जो दूसरा राज्य है वहाँ पे कन्नड़ा बोलने वाले लोग बहुत कम हो, तो वो माइनॉरिटी हो सकते हैं। मतलब कहीं पर भी माइनॉरिटी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और उनको यहाँ पर मतलब ऐसा कहना है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी स्पेसिफिक डिफाइन है कि हाँ यही माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी स्टेट के अंदर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट मेंशन करता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर कोई माइनॉरिटी होता है तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई माइनॉरिटी है
तो फिर यहाँ पर क्या होगा, उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने की पावर्स वगैरह मिलेंगी, डायरेक्टली काफ़ी सारी पावर्स यहाँ पर उनको मिल जाती हैं। अब भारत के अंदर जो हम लोग बात करते हैं टोटल आज के टाइम पर कितनी माइनॉरिटीज़ देखने को मिलती हैं, तो भारत में आपको टोटल आज के टाइम पर 6 माइनॉरिटीज़ देखने को मिलेंगी, 6 रिलीजियस माइनॉरिटी। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं? पहले तो यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं और साथ ही साथ में पारसीज यानी कि ज़ोरोस्ट्रियंस। ये स्टार्टिंग में 5 माइनॉरिटी कम्युनिटी को नोटिफाई किया गया था और फिर उसके बाद में 2014 में जैन्स को इसमें ऐड किया गया। तो यहाँ पर टोटल आज के टाइम पर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। अब जब भी बात की जाती है माइनॉरिटीज़ की तो इनसे संबंधित एक कमीशन आता है, ध्यान रखना, वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब क्या होता है कि आज के टाइम पर जो भी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात है वो यहाँ पर इस कमीशन के थ्रू बताई गई है, प्लस काफ़ी सारे एक्ट के अंदर मेंशन है, प्लस संविधान मैंने आपको बताया माइनॉरिटी वर्ड के बारे में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 29 और 30 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई माइनॉरिटी होता है तो बेसिकली उसको यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है ना, क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे वो यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, ये बात हो गई, इतना बस खाली ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई डिटेलिंग्स यहाँ पर है नहीं, बाकी आने वाले टाइम पर ही चर्चा में आएगा। तो मतलब कि जो सरकार है वो अपना कुछ जो भी बात है वो बताती है, तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। नाउ चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। जब आज आप लोग एडिटोरियल सेक्शन देखोगे ना तो एडिटोरियल में एक लौता एडिटोरियल है जो कि काफ़ी अच्छा है, उसके अलावा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है कुछ भी, बाकी आर्टिकल्स ना यार ज़्यादा अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्रीबीज़ को लेकर है, पॉलिटिक्स से भरे हुए कुछ आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना है क्वालिटी वाला, एक लौता सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। अब ये आर्टिकल क्या बोलता है, ये बात करता है बेल के बारे में, ठीक है ना। अब ये बेल क्या है इसको थोड़ा डिटेल से हम लोग समझते हुए चलेंगे, और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह जो मेंस का क्वेश्चन है वो क्या है इसको समझ लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, मेंस का क्वेश्चन है ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैंड इन इंडिया द इनह्यूमन एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूस क्रिटिकली एनालाइज। यानी कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, यानी जो गटर वगैरह साफ करवाई जा रही है लोगों से, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो प्रैक्टिस है भारत के अंदर बैन कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो क्या आपका कहना है, क्या आपके सोच विचार हैं, आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हो। क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग, कुछ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के लिख सकते हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे की कहानी बता सकते हो, क्या क्या हमारे पास में एक्ट्स वगैरह हैं, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज लगातार चल रही हैं अभी भी। तो इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है 250 शब्दों में, और लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, 27,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर जुड़ सकते हो, और अपना आंसर जैसे सबमिट करोगे आप लोग एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर पाओगे। और मेक श्योर करना एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करो, इससे दोनों को फ़ायदा मिलेगा, आपको भी यहाँ पर काफ़ी सारे अलग से पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने पॉइंट्स में ऐड करने के लिए, साथ ही साथ में आप दूसरे की मिस्टेक्स को भी बता पाओगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बात करता है जूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल के बारे में, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल के बारे में। देखो रिसेंटली यहाँ पे चर्चा की गई है कि बेल लॉ के अंदर ना कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए जाएँ, कुछ चेंजेस लेकर आए जाएँ। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ बेल होता है क्या है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक कहानी समझ में नहीं आएगी। तो जब हम लोग बात करते हैं बेल की, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो बेल का मतलब है कि कंडीशनल रिलीज़ कर देना किसी व्यक्ति को। मान लो एक व्यक्ति है जिसको लीगल कस्टडी में ले रखा है ना, किसी कारण की वजह से, किसी इशू की वजह से उसको लीगल कस्टडी में लिया गया। अब हुआ क्या, कस्टडी में लेने के बाद में उसको छोड़ा जा सकता है, रिलीज़ किया जा सकता है, लेकिन एक बेल पर। तो बेल बेसिकली क्या है, एक कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पर किसी भी पर्सन को जो कि कस्टडी में है उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, उसको रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको माफ़ी कर दिया गया है, उसको बेल मिली है, बस जब जब कोर्ट बुलाएगा तब तक यहाँ पर उसको कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ये बेल होती है, बेल अलग अलग प्रकार की होती है, रेगुलर बेल हो गई, इंतरिम बेल हो गई। जैसे रेगुलर बेल मतलब सभी लोगों के लिए जो आम बेल देखने को मिलती है। अब मान लो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और मान लो वो एक रेगुलर बेल की मांग करता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी सेक्शन 437 और 439 ऑफ द CRPC के अंदर में। फिर ऐसे ही इंतरिम बेल होता है, इंतरिम बेल के अंदर ये जो बेल है ये दी जाती है टेम्पररी पीरियड के लिए, यानी बहुत थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो शॉर्ट टाइम के लिए अगर बेल मिल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंतरिम बेल। फिर होती है एक एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर क्या होती है, अरेस्ट से पहले दिया जाना, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है और अरेस्ट करने से पहले यहाँ पर वो बेल ले सकता है, उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं, अगर उसको अरेस्ट करने से पहले वो बेल मिल जाए तो।
और जो ये एंटिसिपेटरी बेल है ना, इसके बारे में मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति अरेस्ट करा जा रहा है, उसको एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, तो उसके लिए उसको कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, तो उसको अगेन सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। और ये जो एंटिसिपेटरी बेल है ये केवल और केवल इशू की जाती है सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में एक डिफ़ॉल्ट बेल आता है। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका अधिकार है बेल लेना, और सपोज़ यहाँ पर उसको अरेस्ट किया गया। अब उसके खिलाफ यहाँ पे जो पुलिस है ना वो एविडेंस ढूंढ रही है, और पुलिस को मान लो सपोज़ 90 दिन का टाइम दिया गया कि आप 90 दिन में उसके खिलाफ सारे एविडेंस लेकर आओ, लेकिन पुलिस फेल हो जाती है इस 90 दिन के अंदर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने में। तो क्या होगा, वो जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया वो सिंपल सा बोलेगा भाई आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, आपको उतना टाइम पीरियड मिला तब भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए, तो मुझे बेल चाहिए, बेल मेरा राइट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं, यानी कि स्टैच्यूटरी बेल के नाम से भी ये जाना जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर बेल के बारे में आपको समझ में आई। अब देखो रिसेंटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया भी था। क्या उठाया था? उठाया ये था कि आज के टाइम पर जो अरेस्ट किया जा रहा है ना, ये अरेस्टिंग का नंबर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। हमारे देश में जो भी आपको जेल देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ चुका है, यानी कि जेल के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर भीड़ को देखते हो तो इस भीड़ के अंदर अरेस्ट होने वाले की मतलब सबसे ज़्यादा संख्या किन लोगों की है? उन लोगों की जो कि अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल मतलब यहाँ पर क्या है कि उनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है, मुजरिम साबित नहीं हुए हैं वो लोग, तो इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाती है। मतलब आधे से ज़्यादा लोग इन्हीं यही लोग हैं अंडर ट्रायल वाले। तो इसकी वजह से जेल के अंदर जो क्राउड है वो लगातार बढ़ रहा है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलता है जब पहले से इतने हालात ख़राब हैं, ऊपर से अरेस्ट पे अरेस्ट लोगों को किया जा रहा है, तो ये हमारे कंट्री के जेल सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाएगा। प्लस हमारे ओवरऑल आप देखोगे केसेस वैसे ही हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन पड़ा हुआ है, उसके लिए भी एक इशू बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जेल की बजाय जो ध्यान दो ना वो बेल पर ध्यान दो, ठीक है ना। ध्यान देना है जेल के ध्यान देना है किसके ऊपर? बेल के ऊपर, नॉट जेल के ऊपर। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस बेल लॉ के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंडरलाइन भी किया और बताया कि भाई आज के टाइम पर ये हमारी ज़रूरत बन चुका है कि इन बेल लॉज के अंदर कुछ रिफॉर्म्स और कुछ बदलाव किए जाएं, और वो बदलाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि करंट टाइम पर हमारा जो स्टेटस है जेल का हमारे कंट्री में वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। और मैंने आपको बताया कि 2/3 जो केस है ना वो अंडर ट्रायल केस आपको देखने को मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अंडर ट्रायल केस कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अरेस्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो उनके ऊपर मतलब अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुए, लेकिन अरेस्ट बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं। जो अरेस्ट है ना ये बेसिकली एक ड्रैकोनियन तरीका है, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग को सेपरेटली देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ये इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट है, गलत तरीके से जो अरेस्ट किया जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये अरेस्ट वाले मामले, इसको थोड़ा सा ठीक करना होगा। और यहाँ पे जो जेल है ना, जेल से अच्छा आप बेल का कॉन्सेप्ट अपनाओ, यानी जेल में अरेस्ट करने के बजाय आप लोगों को बेल देना स्टार्ट करो। इससे हमारा जो जेल सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि देखो जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है CRPC, ये 1882 के अंदर लेकर आया गया था। इसके अंदर लगातार अमेंडमेंट होते रहे और ऐसे यहाँ पर ये चलता आ रहा है। तो आप देखोगे अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं जिसको हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो कानून है बेल को लेकर वो कहाँ पर देखने को मिलेगा वो बताया जा रहा है। इंडिया के अंदर क्या है कानून बेल को लेकर? देखो आज के टाइम पर बेल की डेफिनेशन कहीं पर नहीं दी गई है, लेकिन इंडियन पिनल कोड के अंदर बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। बेलेबल ऑफेंस कि ऐसा अपराध जिसमें यहाँ पर व्यक्ति को बेल पर छूट दी जा सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ पर एक ऐसा अपराध जिस पर व्यक्ति को मतलब कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी कुछ बड़ा अपराध मर्डर वगैरह कर दिया है तो उस पर यहाँ पर कोई भी बेल नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे इसके बारे में बताया गया बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। इतनी बात आपको समझ में आई। नॉन बेलेबल ऑफेंस बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पुलिस वाला है ना, वो अगर मान लो किसी के ऊपर किसी ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो जो एक तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो, तो उसका मतलब यहाँ पर है कि जो वो पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में कोई भी प्रॉपर बेल की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऑफेंस जो अपराध है उसकी डेफिनेशन है कि बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, और वो कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है अभी।
अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मेंशन करता है कि पहली बात तो बेल को लेकर हमारे पास में एक सेपरेट लॉ आना चाहिए। जो हमारी कोर्ट है वो अंडरलाइन करती है कि देखो जो सीआरपीसी है ना, इन सब चीज़ों के अलावा भी मतलब ये जो हमारे पास में कहीं कहीं पर बेल के बारे में बातें बताई गई हैं, बेल के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, लेकिन ये देखो वो अंग्रेज़ों के टाइम के लॉज हैं, बहुत पुराने लॉज हो चुके हैं। हमें एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर चाहिए और एक सेपरेट लॉ चाहिए बेल को लेकर कि हाँ बेल किस प्रकार से किस किस व्यक्ति को दिया जाएगा। एक सेपरेट लॉ होगा तो सही होगा, क्योंकि आज के टाइम पर जो ये अरेस्ट वाले केसेस जो इतने बढ़ रहे हैं ना, जो जेल के अंदर ओवर क्राउडेड वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है ना, वो हम लोग ठीक कर सकेंगे इस लॉ को बनाकर। प्लस यहाँ पर दूसरा इन्होंने मेंशन किया इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट। कोर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो आज के टाइम पर टू मैनी अरेस्ट किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना, ये अनवारंटेड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब देखो एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। एक में बेल मिल रही है, एक में बेल नहीं मिल रही है। लेकिन जब आप लोग देखोगे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इसमें भी बेल दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो अगेन क्या करा जा सकता है, मतलब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको बताया कि जो पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के, अगर जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस पर भी बेल दी जा सकती है। अरेस्ट कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करते हैं। देखो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि आज के टाइम पर कहीं कहीं पर जहाँ पर बेल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि भाई हमारे पास अलग अलग कोड हैं, सीआरपीसी, आईपीसी है, इनके अंदर कुछ सेक्शंस हैं कि आप यहाँ पे बेल एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो। लेकिन होता यहाँ पर क्या है ना कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो जो चीज़ें हमारे पास मेंशन्ड हैं, जहाँ पर जिस सेक्शन के अंदर बताया गया है उसके बेसिस पर उसको बेल दे देनी चाहिए। ऐसा ना बोला जाए, क्योंकि उससे फिर बोला जाता है भाई अलग अलग बेल एप्लीकेशन करते रहो, सेपरेट अलग अलग सब जगह पर बेल अप्लाई करते रहो। तो उसकी वजह यहाँ पर जो भी हमारे पास में लॉज है उसके बेसिस पर आप लोग बेल एप्लीकेशन दे दो, है ना। फिर ये बात बताई गई। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके बाद डायरेक्ट करता है, मतलब बताता है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, यहाँ पर बोलता है कि भैया देखो जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो रहा है ना, इस चीज़ को अवॉइड करो। जो ये काफ़ी तेज़ी से अरेस्ट किए जा रहे हैं लोगों को, उसको अवॉइड किया जा सके तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा सभी चीज़ के लिए, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है। तो ओवरऑल कहने का पर्पज़ यह है कि जो ये बेल है ना, ये जो बेल है इसकी जगह अगर ये जो आज के टाइम पर जेल करी जा रही है इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, अलग तरीके से, जो काफ़ी तेज़ी से जेल हो रही है ना, इसकी जगह जो बेल अगर हम लोग देना स्टार्ट कर दें तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद में एट द लास्ट एक चीज़ और मेंशन की जाती है, व्हाट प्रोटेक्शन डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड गिव इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट। यानी कि मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति को अलग तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, मतलब ऐसे ही उसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, बिना किसी ऑर्डर के अरेस्ट कर लिया गया। अब जब अरेस्ट यहाँ पर हो रहा है कोई व्यक्ति, तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको संविधान के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जैसे आर्टिकल 20 जो है ना, आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन देने की। आर्टिकल 20 यहाँ पर मेंशन करता है कि जो भी इनडिस्क्रिमिनेशन अरेस्ट हो रहा है, जो भी यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी तेज़ी से अरेस्ट किए जा रहे हैं, यानी अननेसेसरीली अरेस्ट किया जा रहा है, आप इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट को कह सकते हो अननेसेसरी, ठीक है ना, बेफालतू में जो यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है, तो इसके प्रति यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे आर्टिकल 20 के अंदर। हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, इसमें आर्टिकल 20 भी है जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 बोलता है नो पर्सन शैल बी कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ। यानी अगर उसने जब तक कानून का कोई भी वॉल्यूशन, कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, तब तक उसको कॉन्विक्ट नहीं कर सकते, तब तक आप लोग यहाँ पर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, तब तक यहाँ पर उसको एक तरीके से दोषी साबित नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई कानून का उल्लंघन किया है तभी आप उसको दोषी साबित कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर अननेसेसरीली अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर आर्टिकल 21 भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो ये कुछ आर्टिकल्स जो कि लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये देख पाते हैं कि अननेसेसरी जो अरेस्ट हैं वो करेंट टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आते हैं। तो उसको यहाँ पर कम करना होगा और यहाँ पे बेल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करना होगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। मैंने आपको बताया फ़ायदे के अंदर सपोर्ट ये मिलेगा कि सबसे पहली बात, जो हमारा जेल सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जेल से अच्छा बेल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरीके से आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। उसके साथ में
मेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने देख ही लिया है। ये सारे के सारे जो भी एनालिसिस था आज का, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो हमने कवर कर ही लिए हैं। आज की वोकेबलरीज को देख लेते हैं। आज का सबसे पहला वोकैब है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब शॉक्ड होना, सरप्राइज्ड। दूसरा आता है रिवाइटलाइज्ड। रिवाइटलाइज मतलब एक नई लाइफ को लेकर आना, ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ के अंदर एक नई जान को झोंक देना, नई एनर्जी को लेकर आना। फिर आता है एक अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मतलब यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना, अपनी प्रॉब्लम से यहाँ पर कोई भी एक तरीके से घबराना नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है रिडक्शन, सिकुड़ना, कम होना। फिर उसके बाद आता है एक फेबल। फेबल मतलब होता है फेमस या फिर वेल नोन, ठीक है ना। अब आते आते एनर्जी डाउन हो चुकी है, क्योंकि रात से ही थ्रोट में जो पेन है ना, गले में पेन बहुत ज़्यादा है। और आज इतने सारे वीडियोस मैंने स्टार्टिंग में छोटे छोटे रिकॉर्ड करे हैं कि जिसकी वजह से पेन बहुत हो चुका है। और अभी पता नहीं ये वीडियो के अंदर साउंड आया या नहीं आया है। साउंड आता है तो अच्छी बात है, अभी देखते हैं। साउंड आता है तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल था। बाकी यार आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर बीच में न्यूज़पेपर के अंदर एक आधा आर्टिकल रह जाता है तो उसको देख लिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना। काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर एक आधा आर्टिकल छूट गया, और आपने देखा होगा अगर कोई छूटता है, मैं शाम को वापस इस न्यूज़पेपर को एक बार नज़र मार लेता हूँ। कुछ भी छूटेगा तो नेक्स्ट डे पर आपका कवर करवा दिया जाता है, उस आर्टिकल को बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी छूट रहा है जो कि हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है, वो सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी कुछ टाइम बाद इस न्यूज़पेपर के साथ मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दूंगा जो कि आपको एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगा। कुछ टाइम लगेगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि कुछ टाइम लगेगा। अक्टूबर के समय पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को। तो अभी सितंबर के बाद यहाँ पर उस चीज़ की शुरुआत भी की जाएगी। ना फिलहाल के लिए अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था 2015 का, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसको लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आंसर दिए गए हैं। इसका आंसर करेक्ट आपको सी देखने को मिल जाएगा। इसको लेकर आया गया था ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हम अपने कंट्री के अंदर लेकर आ सकें, यानी कि जो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनको हम लोग कुछ पैसा वगैरह उधार वगैरह पे प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है ना, और एक तरीके से उनको क्रेडिट दे सकें और उसके अंदर सपोर्ट कर सकें। वो सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मतलब वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर योजना को लेकर आया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।